भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, कई वर्षों से हमारे देश में औषधीय पौधों की खेती होती रही है और इससे किसानों को काफ़ी आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है। किस तरह से आप कर सकते हैं औषधीय पौधों की खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अभी तक लगभग 80% औषधि पौधों के उत्पाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जा रहे थे, परंतु जंगलों की कटाई के कारण इस उत्पाद का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक स्रोतों से औषधि पौधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाना कठिन होता जा रहा है। इस अवसर को भुनाने के लिए देश के ऐसे अनेक उन्नतशील एवं सीमांत किसान अपना भाग्य सुगंधित एवं औषधि खेती में आजमा रहे हैं। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के काकराबाद गांव के किसान आशीष कुमार। मैं कंप्यूटर से स्नातक किया हूं और मेरे सारे दोस्त इसके बाद उसी से रिलेटेड फील्ड में गए हैं, पर मैंने वो कंप्यूटर की फील्ड छोड़ के यहाँ पे कृषि कार्य के और सुगंधित और औषधि पौधों की खेती इस क्षेत्र में आया हूँ। इसका मेन कारण ये है कि मेरे पिताजी यहाँ पे कुछ मात्रा में पहले से इस चीज़ की खेती कर रहे थे आज से 2-3 साल पहले से, और मैंने उनको जब देखा कि ये पारंपरिक खेती से हट के इसको करने से इसमें मतलब मंथली बेनिफिट और वो बढ़िया आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको लार्ज मात्रा में पामा रोजा, लेमन ग्रास, खस, स्टीविया, कैमोमाइल, मूसली और तेल वाली तुलसी, इस चीज़ की खेती पे ध्यान दिया। और इस समय हम लोग के पास लगभग 10 बीघे में वो पामा रोजा है, 8 बीघे में लेमन ग्रास, 4 बीघे में कैमोमाइल, 1.5 बीघे में सफ़ेद मूसली और 1 बीघा स्टीविया है। और हमारी इन चीज़ों से इस समय मंथली इनकम लगभग 60 से लेके 70-80 हज़ार रुपए हो जा रही है। इस समय आशीष कुमार कैमोमाइल, पामा रोजा, लेमन ग्रास, स्टीविया, सफेद मूसली और तुलसी जैसे तमाम हर्बल उत्पादों के पौधों की खेती में जुटे हुए हैं। उत्पादों से तेल निकालने के लिए खेत में ही एक बड़ा प्लांट लगाया है, जिससे हर समय तेल निकालते रहते हैं। इनके द्वारा उत्पादित तेल लखनऊ और देश के अन्य शहरों में बेचा जाता है। खरीदार खेत में ही आकर औषधि पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। वो इन पौधों के बीज भी उपलब्ध कराते हैं और कच्चा माल खरीदकर बड़ी-बड़ी हर्बल कंपनियों को बेचते हैं। ये हमारा पामा रोजा है।
पामारोजा के तेल हम सुगंधित तेल निकाला जाता है और इसकी बुआई हम लोग बारिश के मौसम में 2 विधि से करते हैं। एक तो छिटुआ विधि, जैसे आप गेहूं धान बोते हैं वैसे ही खेत में छीट दिया जाता है, और एक विधि होती है जैसे आप नर्सरी लगाते मिर्चा और वो लगाते हैं तो वैसे इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर लाइन से इसकी रोपाई की जाती है। जब लगाते हैं उसके बाद 20 दिन बाद इसकी एक हल्का सी निराई करवानी रहती है, और बस इसके बाद हम 3 महीने बाद इसकी पहली कटिंग लेते हैं, और इसके 2.5 से 3 महीने के बीच में इसकी कटिंग लगातार 5 साल तक लेते रहना है। इस समय पामारोजा का तेल लगभग यानी 2500 रुपये किलो से शुरुआत हो रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त आशीष कुमार इस खेती में कृषि वैज्ञानिकों का भरपूर सहयोग लेते रहते हैं ताकि खेती को आधुनिक ढंग से किया जा सके। आशीष कुमार इस समय विभिन्न प्रकार के हर्बल पौधों की खेती कर रहे हैं। इनमें से एक है कैमोमाइल। कैमोमाइल एक लोकप्रिय औषधि है। इसके फूल का प्रयोग चाय बनाने में किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो तनाव, चिंता, मानसिक अवसाद को दूर करने में काफी कारगर हैं। साथ ही साथ मांसपेशियों के खिंचाव को भी दूर करने में सहायक हैं। ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपका दिसंबर वगैरह, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है। जैसे आपका मिर्च वगैरह का किसी चीज़ की जाती है, और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी, तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग 10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है, और निराई के लगभग 1 महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा, और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया तो इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हज़ार रुपए किलो। कैमोमाइल के खेतों में फूलों की तुड़ाई समयबद्ध तरीके से की जाती है। समय का ध्यान न रखा जाए तो उससे प्राप्त होने वाली आय में सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसकी तुड़ाई के समय आशीष कुमार महिलाओं के समूह को काम में लगाते हैं, जिसमें 20 से 25 महिलाएं प्रतिदिन लगभग 400 से 500 किलो फूल तोड़ लेती हैं। इन फूलों की तुड़ाई के चलते गांव में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। समय समय पर विशेषज्ञों से संपर्क कर इन पौधों के रखरखाव, फूलों की तोड़ाई, कीट रोग और उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही साथ मिट्टी की जांच समय समय पर कराते रहते हैं। आशीष कुमार इन उत्पादों के विपणन में भी उद्यान विशेषज्ञों का सहयोग लेते रहते हैं। जनपद कौशाम्बी हमारा उद्यानिक फसलों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे उद्यानिक फसलों में काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसी भूमि है जो अनुपजाऊ है, और यहाँ पे छुट्टा जानवर भी हैं जो बहुत ही नुकसान करते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे औषधीय पौधों की खेती का शुरुआत कराई,
और हम जिस गांव में हैं ये काकराबाद है जो सिराथू ब्लॉक में पड़ रहा है। यहाँ पे जो आशीष मौर्य जी को हमने शुरुआत में इनको एक मॉडल के रूप में लेके शुरुआत कराई थी और इन्होंने शुरू से ही बहुत ही बढ़िया इसको लेके परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुलसी, पामा रोजा, लेमन ग्रास, सफ़ेद मूसली सबकी खेती कराए और यहीं से बीज, जैसे जो बीज होती है वो अन्य किसानों को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और यहाँ से जो फैलाव हुआ हमारे यहाँ इन औषधीय फसलों का, वो पूरे हमारे कौशाम्बी में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तेल निकालने से लेकर के उसको बेचने तक और फसल लगाने से ले उसको तेल निकालने तक, इसमें बहुत ही हमारे श्रम का योगदान होता है। मजदूर लगते हैं और जो बाहर लोग जाते थे कमाने वमाने के लिए वो न जाके गांव में ही उनको रोज़गार मिल जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो आशीष हमारे एक जनपद कौशाम्बी के लिए बहुत ही मॉडल के रूप में तैयार हुए हैं और इस तरह से हम लोग और ज़िले में, अपने ज़िले में काफ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस लेमन ग्रास और पामा रोजा की खेती आशीष जी से प्रभावित होकर के हम भी कर रहे हैं। और पहली बार जब इसको किया तो हमने 1 ही बीघे पे किया और 1 बीघे में करने के बाद जब इसका फ़ायदा हमने देखा तो हम धान गेहूं की खेती भी करते थे, उसको छोड़ करके फिर हम लेमन ग्रास और पामा रोजा की खेती थोड़ा सा बढ़ाए। हमको इस खेती से 1 बीघे पे फ़ायदा हुआ और जब इसका फ़ायदा देखते हुए हमने लेमन ग्रास और पामा रोजा की खेती और बढ़ा दिए। इस वक्त मेरे पास लमसम ये 3 एकड़ में होगी और खेती करने के बाद अब इस वक्त हम इसको थोड़ा बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और इसका फ़ायदा हमको बराबर मिलता है। आज गांव के नौजवान जहां खेती को छोड़ते जा रहे हैं, वहीं आशीष जैसे किसान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के बजाय खेती बाड़ी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन से आज इनका लाखों का सालाना टर्नओवर है। औषधीय पौधों से बनी दवाओं का आज भारत में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय है। बस जरूरत है किसानों को इस अवसर को जानने और इसका लाभ उठाने की। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मछली पालन के बारे में। किस तरह से आप मछली पालन कर सकते हैं, कैसे अच्छे बीज का आपने चयन करना है, कैसे आपने करनी है तालाब की तैयारी। आइए तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पशुपालन अपना जो है पहले से मतलब कार्य था, खेती भी थी। हमने सोचा क्यों ना हम मछली का काम करके देखें। मैंने काम करके देखा, शुरू में मुझको थोड़ा सा दिक्कत लगी, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब काम बढ़ता चला गया। मैंने स्टार्टिंग किया था इसमें जो है बच्चा अजीरा लाया था, जो कि हमारी जो सरकारी हेचरी है जो किले परीक्षागढ़ में है, तो ऑफिस के थ्रू ही वहाँ से बच्चा दिलवाया जाता है। ये जो है लीकेज पे ही तालाब लिया जाता है, पट्टे पे 10 साल के पट्टे पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हमें पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद ही हमने काम स्टार्ट करा।
मेरठ में ऑफिस है हमारा, मछली विभाग ऑफिस। वहाँ मुझे वहाँ से कई जगह ले के भी गए, इलाहाबाद भी गए हम, और अपने लखनऊ भी गए थे, दिल्ली भी गए थे, और बहुत सारे तालाबों में भी गए थे। मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। उसमें बताया गया कि जीरा बच्चा डाला जाए शुरू में, और किस तरीके से इसको क्या खाना देना है। इसको शुरू में खाना क्या देना है, थोड़ा सा आटा, पॉलिश, चावल की पॉलिश, ये सब चीज़ दी जाती है। जैसे कि बच्चा 1 लाख बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो पॉलिश लगती है शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। 100 ग्राम प्रति रोज़ बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है, उसी के आधार पर बड़ा होने पर इसमें क्या है कि खल प्लस इसमें पॉलिश वो मिलकर चलती है। इसमें फीड भी चलती है, गवर्नमेंट फीड बना रही है, फीड भी चलती है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मछलियों में, तालाब में ढोरों का आना, जिससे कि मच्छी खूब भागे दौड़े, और भागे दौड़ेगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। जितना ज़्यादा चलेगी उतना ही ज़्यादा बढ़ पाएगी, उतना ही बेहतर है। इसमें जीरे को लाने के बाद 2 महीने कम से कम लगते हैं 3 इंची के आने के लिए। 3 इंची का बच्चा जो है मजबूत हो जाता है, जिसको फ्राई बोलते हैं। फ्राई बच्चे को दूसरे तालाब में पहुंचाया जाता है, जिससे कि दूसरे तालाब में जाकर बड़ा हो सके। उसको जो है उसकी कॉस्ट करीब 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक होती है बच्चे के आधार पे, क्योंकि बच्चा कई तरीके का होता है, रोहू होता है, कतला होता है, नैन होता है, इनके अलग अलग कॉस्ट होती है इनकी। तो इसमें जो बच्चा देने के बावजूद भी 6 महीने तक हम बच्चा बेचते हैं। जब बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात स्टार्ट होने के बाद फिर इसमें जितना बच्चा बच जाता है, कुछ मतलब 20% बच्चा बच जाता। कितना भी बच्चा आप निकाल लो तालाब से, 20% बच जाता। 20% का मतलब है जितना तालाब को बच्चा चाहिए, जितना रहना है उतना बच्चा उसके अंदर रहेगा। उस बच्चों को फिर हम बड़ा करने के लिए रखते हैं उसके साथ, क्योंकि हमारी साल जो है वेस्ट नहीं जाती है। जो हमने लगाया था और जो प्रॉफिट कमाया था वो तो हमने कमा लिया, लेकिन उसके बाद जो मुनाफा होता है वो सबसे सॉलिड होता है। उसको ही कमाना, ये समझ लो कि पूरी साल की इनकम वो ही है। यदि हम मतलब बड़ों के चक्कर में ना पड़ के एक साथ यदि हम ये सोचें कि हम बड़ा बच्चा करेंगे और बड़ा बच्चा करके बेचेंगे और हमारी दुगनी आय हो जाएगी, दुगनी नहीं 4 गुना भी कर सकते हो तुम, क्योंकि शुरू में बच्चा जो है ज़्यादा रकबा नहीं ले पाता, ज़्यादा खाना नहीं ले पाता। शुरू में 3 इंची के बच्चे में 2 महीने लगते हैं केवल। 2 महीने में हम जितना इसके अंदर लागत है, जितना इसके अंदर दवाई गोली जो भी कुछ है वो निकालने के बाद भी प्लस में आ जाते हैं। तो दुगना तो तभी हो जाता है, और 4 गुना रहा। 4 गुना जो है उसके मात्रा 6 महीने के बाद 4 गुना हो सकती है। मन के अंदर हौसला होना चाहिए और दिल में है ना कुछ जज्बात होना चाहिए काम करने के लिए। कभी है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो चलता रहता है, घाटा नफ़ा तो होता है, हर काम में होता, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे 11 साल हो गए इस काम करते हुए, और ये एक ही तालाब नहीं, मैंने और भी 2 तालाब कर रखे हैं बाहर। मैं जो है काम मतलब और भी बड़ा करता जा रहा हूँ। तो अभी आपने मछली पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में अपने मवेशियों का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं तभी आप उनसे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए जानते हैं।
अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कहानी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में एक ऐसे कामयाब किसान की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके कामयाब किसान की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। देश के कोने कोने के किसानों ने अपने साहस, लगन और मेहनत से अपनी कर्म भूमि को पूरे देश में एक पहचान दिलाई है। देश का ही एक महत्वपूर्ण राज्य है हरियाणा। बदलाव का दरिया यहाँ भी बहता है, विकास के फूल यहाँ भी खिलते हैं और आविष्कारों के नए नए बीज यहाँ की धरती पर भी अंकुरित होते हैं। सूर्योदय के साथ ही इस गांव में शुरू हो जाती है जीवन की भाग दौड़। इस गांव के अधिकांश लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है खेती और यहीं पर एक परिवार में महेंद्र भारद्वाज का जन्म हुआ। मेरा जन्म एक किसान के एक छोटे से परिवार में हुआ और बचपन से मैं अपने पिताजी के साथ जो खेती बाड़ी का मुझे शौक है, बचपन से ही उनके साथ मैं खेती करता हूँ। वक्त तेजी से बीत रहा था। महेंद्र भारद्वाज ने 10वीं क्लास पास कर ली और वो खेती से जुड़ गए। 10वीं क्लास तक जब मैं पहुंच गया, फिर मैंने अपने जीवन का निर्णय लिया कि भाई अब मुझे खेती करना है। वो अक्सर खेतों पर होने वाली फसलों, उनकी गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य पर असर, इन्हीं सब मुद्दों के बारे में सोचते और बचपन के ये तमाम लम्हे महेंद्र भारद्वाज को आज भी याद हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी माँ हाथ की चाकी से पीस करके दलिया वगैरह बनाती थी। एक बहुत पुराना नुस्खा है। कहते हैं जब समस्या बहुत बढ़ जाए तो अपने मूल की ओर लौटना चाहिए और सचमुच अब समय मूल की ओर लौटने का ही है। खेती तब भी होती थी जब रासायनिक खाद और कीटनाशक उपलब्ध नहीं थे। तब गोबर किसानों के लिए बेहतर खाद का काम करता था। नीम और हल्दी उनके लिए प्रभावी कीटनाशक थे।
लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा, किसानों की समस्याएं भी बढ़ती चली गईं। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने अपनी जड़ों की ओर लौटने की ठान ली है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए किसान जी जान से जुट रहे हैं। आज पूरे देश में जैविक खेती के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भारत में भी जैविक खेती के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य बन गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रासायनिक खाद कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये सवाल महेंद्र भारद्वाज को भी परेशान कर रहा था। वो अक्सर इस सवाल के बारे में सोचते और अपने भीतर से ही इसके जवाब तलाशते। आहार जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और विचार बनते हैं बढ़िया, और विचार बढ़िया रहेंगे तो हम अपने देश और गांव और क्षेत्र के लिए बढ़िया बातों का और बढ़िया विचारों का कार्य करेंगे। हम जो इस पृथ्वी पर आए कुछ अच्छा छोड़कर जाएं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।